हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः इस सुपर संडे को आपके बीच उपस्थित हूँ। इस बार क्लास सेवन्थ का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का जो कंप्लीट हुआ है ऑन इक्वेलिटी, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। चलिए बिना समय गंवाए हल करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे उससे अलग इसमें डाले हैं, कुछ जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में इन प्रश्नों को करना है। यदि पहले किसी विद्यार्थियों ने कर लिए है दूसरे, तो भी इस पेपर को हल करके लाना है। इन सारे प्रश्नों को हल करके लाना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा उत्तर दे रखे हैं, आपको उनमें से सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसएबिलिटीज एक्ट इन, यानी भारत सरकार ने डिसएबिलिटीज एक्ट, डिसएबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता अधिनियम, कब पास किया? तो इसका उत्तर यहाँ नीचे भी दे रखा, देखिए फर्स्ट का आंसर है बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोष्ठक में बी। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इक्वेलिटी एंड प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता को उल्लेखित करता है और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो वो आर्टिकल नंबर 15 जैसा हम सबको परिचित है, यानी सी राइट है इसमें। फिर फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम वाज, यानी कौन सा स्टेट था जिसमें सबसे पहले मिड डे मील स्कीम चालू हुआ, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में करते हैं दोपहर में, तो वो स्टेट था तमिलनाडु। तो डी राइट है, यहाँ पे आप लिखेंगे कोष्ठक में डी। आगे बढ़ते हैं, ले चलता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरने। इसमें देखिए जहाँ आपको प्रॉपर वर्ड क्या आएगा खाली जगह में वो भरना है। पढ़ लेता हूँ मैं। इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? वो है डेमोक्रेसी। आपको लिखना है इस जगह पे डेमोक्रेसी, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, डेमोक्रेसी। दूसरा देखिए, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है इक्वेलिटी। तो सेकंड में आप लिखेंगे इक्वेलिटी, EQUALITY, इक्वेलिटी। आगे बढ़ते हैं इससे। तीसरा रिक्त स्थान देखिए, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, यानी ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है वो किस पे आधारित है? तो वो भी इक्वेलिटी पे आधारित है। यहाँ नीचे दे रखा है, आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। ये पढ़ा तीसरे में इक्वेलिटी, दूसरे में इक्वेलिटी, फर्स्ट में डेमोक्रेसी। यहाँ से भी आप स्पेलिंग देखकर सही सही लिखेंगे। चौथा देखिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वेलिटी इन इंडिया इज द, यानी भारत में असमानता का प्रचलित रूप देखा जा सकता है, साधारणतया कहाँ देखा जा सकता है? वो है कैस्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था के रूप में। ये यहाँ दे रखा है चौथे में, जाति व्यवस्था। और पांचवा देखिए, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, यानी उनकी गरिमा का खंडन होता है। उनकी डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, उसका खंडन होता है।
छठा खाली जगह छोड़ रखी, वॉज द स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम द फर्स्ट। सबसे पहले मिड डे मील स्कीम कहाँ चालू हुई, तो वो एक क्वेश्चन इधर भी था, आपने यहाँ तमिलनाडु चयन किया था, तो यहाँ भी आपको तमिलनाडु लिखना है, ये पड़ा है नीचे लिखा हुआ। ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट स्टेट ट्रू और फॉल्स, दिए गए सेंटेंस सही है या गलत, उसको आपको या तो राइट गलत के निशान लगा सकते हैं, या यहाँ जैसे दे रखे हैं ट्रू फॉल्स ऐसे लिख भी सकते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ट्रू है, यहाँ नीचे दे रखा है। कैस्ट सिस्टम इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, फॉल्स है, क्योंकि ये असमानता का एक रूप है। फिर तीसरा देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी भारतीय संविधान सबको एक मानता है, तो बिल्कुल मानता है। तीसरा ट्रू है, नीचे दे रखा देख सकते हैं। चौथा, द पार्लियामेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक इन इंडिया, यानी संसद भारत में लोकतंत्र की कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है आधारशिला है, तो बिल्कुल है। चौथा ट्रू है, यहाँ नीचे दे रखा है। और रोजा पाक, ये महिला का नाम है, वॉज एन अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन वीमेन, ये फॉल्स है, गलत हो गया, क्योंकि रोजा पाक जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं थी, इसलिए ये गलत हो गया। तो ट्रू फॉल्स वाले ये पांचों, जिसके आंसर यहाँ नीचे दे रखे हैं, आप लोग यहाँ से इनके राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। ये ट्रू फॉल्स वाले पांचों के आंसर पड़े यहाँ। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, ये भी अर्धवार्षिक में आएगा आपके ऐसा प्रश्न, आपस में कॉलम मिलाना। कॉलम ए में सेंटेंस लिखे हुए हैं और बी में उसका जो भी राइट चॉइस है, राइट अल्टरनेट है, उससे आपको मिलाना है। तो यहाँ आंसर आप सीधे देख के मिला सकते हैं। फर्स्ट में देखिए सी है, यानी डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र में लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई, यानी भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो चर्चित नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ए से मिलाना है इसको। तीसरा, सिविल राइट एक्ट वॉज पास्ड इन, सिविल राइट का मतलब होता है नागरिक अधिकार अधिनियम, ये कब पास हुआ था, तो ये 1964 में हुआ था। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑपरेशन ऑन, चौथे में बी है, 26 जनवरी 1950, यानी हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इससे आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन वन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, सारे लोकतंत्रों का एक आवश्यक पहलू क्या है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम, इससे पहले 2 बार आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो तमिलनाडु था। हु वॉज रोजा पाक, रोजा पाक कौन थी, उधर प्रश्न पहले इसमें खाली जगह में आया था या ट्रू फॉल्स में आया था शायद। रोजा पाक वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन वो हु स्ट्रगल टू फॉर्म अ डेफिएंट एक्ट नेम्ड सिविल राइट एक्ट। रोजा पाक एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो डेफिएंट यानी विद्रोही नागरिक अधिकार अधिनियम के लिए लड़ी थी। लाइक लिस्ट द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, वो आपको सेलेक्ट करने हैं, उनको लिखने हैं। तो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व यहाँ नीचे दे रखे, आंसर देखिए। की एलिमेंट इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की भागीदारी, एंड रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और
न्याय को लेकर जो टकराव होते हैं आपस में, वो भी लोकतंत्र में उनका भी रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल सिटीजन्स हुज एज इज अबव 18 ईयर्स। ये इम्पोर्टेंट पहलू है। वो सारे नागरिक जिनकी उम्र 18 साल है, हैव द राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैस्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी हर वो 18 साल का नागरिक जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है, भारत का रहने वाला है, वो उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, या कहीं भी उसने जन्म लिया हो। फिर मेंशन सम फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इनइक्वलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। कुछ वो लिखिए, फील्ड लिखिए, वो क्षेत्र जहाँ पर अभी भी असमानता दिखाई देती है। सम फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इनइक्वलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया आर, वो कौन कौन से फैक्टर है? तो वो है कैस्ट, रिलीजन, जाति, धर्म, जेंडर डिफरेंसेज यानी लिंग भेद, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी आर्थिक पृष्ठभूमि। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर देखिए, द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी यानी समानता को लागू करने का सरकार प्रयास करती है, दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी संविधान में गारंटी दी गई है, इज फर्स्ट, उसमें से पहला कौन है? थ्रू लॉज यानी कानून के द्वारा, एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पहला कानून के द्वारा इक्वलिटी लाने का प्रयास करती है और दूसरा सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा, और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ यानी ऐसे समुदाय जिन तक अभी लाभ नहीं पहुंचा है, लाभ से वंचित है, उन समुदायों के बीच में सरकारी कार्यक्रम और कानून के द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ यानी ऐसे समुदाय जो जिन तक सरकारी योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है, सरकार कैसे पहुंचाती? द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल यानी उनके जीवन में कैसे सुधार लाया जाता है। हु हैव बीन, किन के जीवन में? हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, जो सदियों से असमानता के शिकार रहे हैं। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। ये योजनाएं जो है वहाँ उन लोगों तक उन लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है जिनसे वो अब तक वंचित रहे हैं यानी पास्ट में वंचित रहे हैं। हाउ डिड सिविल राइट्स मूवमेंट ब्रेकआउट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? रोजा पाक एक महिला का नाम है। एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, वो एक काम पर गई थी और लंबे समय तक काम किया, इसलिए एक दिन वो थक गई थी। रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस, और बस में शाम के समय वो बस में आ रही थी, तब एक अंग्रेज ने उससे कहा कि आप मुझे सीट दीजिए, मैं बैठता हूँ, तो उसने मना कर दिया था सीट देने के लिए टू अ वाइट मैन, अंग्रेज को। और ये इंसिडेंट कब हुआ? ऑन 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को। अ रिफ्यूजल दैट डे, उस दिन उसका मना करना, स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन यानी एक बड़े आंदोलन को शुरू कर दिया अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड यानी असमान तरीकों से उनके अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और वही आंदोलन जो है वो नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
व्हाट डज सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट, यानी 1964 का अधिनियम क्या बताता है? नागरिक अधिकार अधिनियम क्या बताता है? द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी प्रोहिबिटेड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। किस आधार पे? बेसिस ऑफ रेस यानी नस्ल के आधार पे, रिलीजन धर्म के आधार पर, और नेशनल ओरिजिन या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर। It also stated that all the school would be open to African American children. It also stated यानी यह भी बताता है कि सारे स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खुले हैं, and that they would no longer have to attend separate school. उनको अलग से स्कूल उनके लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जहाँ वाइट मैन के बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते हैं। स्पेशली सेटअप फॉर देम, खास तौर पर उनके लिए बने। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ क्या है? द मेजर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बढ़ती हुई असमानता एमंग द पीपल, लोगों के बीच, एंड द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, सभी लोगों को एक समान माना जाए इसके लिए संघर्ष, एंड फॉर देयर डिग्निटी, उसकी गरिमा के लिए, टू बी मेंटेन्ड। अब नीचे एक और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, इसको आपको नहीं करना है। इस प्रश्न को आप करेंगे नहीं, ये कट है। ये था आपके चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर ऑन इक्वलिटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सब लोग अपनी कॉपी में करेंगे। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आलोक क्लासेज को, तो प्लीज़ कर लेवें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और याद रखना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना भी नहीं भूलना है, और आप भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स जो है उन सब से सब्सक्राइब करवा दें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले अंक में फिर इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।